अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पीआईए का वो बदकिस्मत तैयारा जो कि 22 मई 2020 को लाहौर से कराची आते हुए क्रैश कर गया था। ये उस तैयारे की रियल पिक्चर है जो हादसे से पहले किसी वक्त ली गई है। तैयारा पीआईए का एयरबस A320 था और उसका सीरियल नंबर APBLD था, जैसे कि इस पिक्चर में देखा जा सकता है। उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आज शाया कर दी गई है और अभी मैं आपके सामने उसी रिपोर्ट की कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। वाज़ेह है कि मैं एक इंतहाई एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ और मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में सादे अल्फाज का चुनाव करूँगा ताकि आम आदमी को समझ आ सके, और अगर कहीं मुझसे थोड़ी सी गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट को डिस्कस करने का मकसद जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, पायलट को पायलट या किसी भी शख्स के ऊपर सारा ब्लेम या उसको ज़िम्मेदार ठहराना नहीं है। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। इस रिपोर्ट को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन हादसात से आने वाले दौर में बचना है, ताकि हम आने वाले दौर में इस तरह के हादसात से महफूज रहें और कीमती जानों का ज़िया ना हो। कुछ एक्नॉलेजमेंट्स दी गई हैं उन लोगों को जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे, जिसमें पाकिस्तान की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड था, फ्रांस का BEA ब्यूरो ऑफ इंक्वायरीज एंड एनालिसिस का इदारा है। चूँकि ये एयरप्लेन फ्रांस का तैयार करता है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन में फ्रांस का BEA के लोग भी शामिल थे। उसके बाद नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड USA का इदारा है, उसका एक मेंबर इसमें शामिल था और कुछ एडवाइज़र्स भी इसमें शामिल थे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। ब्रीफली इस रिपोर्ट को की डिस्क्रिप्शन बताई गई है शुरू में कि तैयारे के साथ हादसा कैसे पेश आया। बताया गया है कि तैयारा बिल्कुल नॉर्मल परवाज़ से लाहौर से कराची की तरफ रवाना था। उसके बाद तैयारा एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर, जिसको 25 लेफ़्ट का नाम दिया गया है, उस पे उसने टच किया विदाउट लैंडिंग गियर्स। उसके लैंडिंग गियर्स ओपन नहीं थे और वो हिट किया अपने इंजन्स के साथ रनवे के ऊपर, और उसके बाद उसके दोनों इंजन्स फेल हो गए। वो तैयारे को दोबारा हवा में उड़ाया गया और सिर्फ 1340 मीटर्स दूर सेकंड रीट्राई के ऊपर वो तैयारा आबादी के अंदर क्रैश कर गया। जैसा कि बताया कि 99 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, 97 जिनमें से ज़िंदा नहीं रह सके, इस दुनिया से चले गए, और 2 पैसेंजर्स मौज़ाती तौर पर सर्वाइव कर गए। ऑन ग्राउंड भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जानी। 4 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक ज़ख्मों की ताब ना लाकर हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन टीम की कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के एक मेंबर थे, और उसके बारे में बताया गया है कि टोटल 4 एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पाकिस्तान के मेंबर थे, 2 फ्रांस ब्यूरो के मेंबर्स थे, और उसके बाद 5 कोऑप्टेड मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया था, जिनमें से 2 एयरबस A320 के पायलट्स थे, एक डॉक्टर था और एक साइकोलॉजिस्ट, एविएशन साइकोलॉजिस्ट भी इसमें शामिल था, और एक एयरबस A320 का इंजीनियर भी मौजूद था इस इन्वेस्टिगेशन में, उसने हिस्सा लिया। और फिर उस एयरप्लेन के बारे में बताया गया है कि एयरबस का तैयार करदा एयरबस A320 था, जिसका ये सीरियल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका APBLD था, और 2004 से सर्विस में मौजूद था। और उसके बाद उसके इंजन के कुछ सीरियल नंबर्स हैं। उसके बाद टोटल फ़्लाइट आवर्स हैं, ये लेफ़्ट इंजन का और ये राइट इंजन का, और तैयारे में सच कोई मेल फंक्शन या कोई इशू रिपोर्ट में डिस्कस नहीं किया गया। एयरप्लेन वाज फिट टू फ्लाई, यानी कि वो बिल्कुल परवाज़ के लिए तैयार था। ये उस क्रैश साइट की गूगल मैप से पिक्चर ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़े फासले पर वो प्लेन का रैकेज मिला जिधर वो क्रैश किया।
1340 मीटर्स 1340 मीटर दूर था वो अपने रनवे से। और वाज़ेह रहे कि ये रनवे से क्रैश साइट का डिस्टेंस है। अगर वो इन कुछ चंद 15-20 घरों के ऊपर से फ्लाई कर जाता तो वो एयरपोर्ट के अहाते के अंदर क्रैश करता और शायद कुछ लोगों की जानें बच सकती हैं। सिर्फ ऑलमोस्ट 340 मीटर्स दूर एयरपोर्ट के अहाते से वो पॉपुलेशन आबादी के ऊपर क्रैश कर गया। ये उसकी क्रैश साइट दिखाई गई है। तैयारा गली के ऊपर क्रैश किया और उसके एक इंजन और एक विंग घरों की छतों के ऊपर से उठाया गया, जबकि दूसरा विंग और इंजन जो है वो गली के अंदर गिरा। अब इस प्लेन की विंग्स की तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें ये 5th नंबर पे उसकी विंग्स का हिस्सा है। और इसी तरह कुछ और फ़ोटोज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं उस बदकिस्मत तैयारे का रैकेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक विंग और इंजन रूफ टॉप के ऊपर से उतारा गया, जिस तरह के इस पिक्चर में फिगर पॉइंट C से देख सकते हैं कि एक विंग और एक इंजन उसका रूफ टॉप पे था, जबकि दूसरा इंजन F और उसका विंग जो है वो स्ट्रीट के अंदर से, गली के अंदर से उठाया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी बताती हैं कि उसका जो लैंडिंग गियर था वो एक्सटेंड नहीं किया गया था टाइम ऑफ इम्पैक्ट पे, जब उस तैयारे ने रनवे को हिट किया। एक लैंडिंग गियर को खोलने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं एक पायलट के पास। अगर लैंडिंग गियर पहली दफ़ा में नहीं खुलता तो पायलट उसको दोबारा से अप करके डाउन करके रीसाइकिल कर सकता है, ताकि अगर उसमें कहीं मेल फंक्शन आ रहा है तो जब वो एक बार इसको रीसाइकिल करता है तो जनरली उसका मेल फंक्शन दूर हो जाता है और एक लैंडिंग गियर प्रॉपर्ली खुल जाता है। अगर तब भी लैंडिंग गियर ओपन ना हो तो पायलट के पास एक और तरीक़ाकार है जिसमें वो लैंडिंग गियर खोल सकता है। कॉकपिट के अंदर एक लीवर मौजूद होता है और अगर लैंडिंग गियर प्रॉपर वे से नहीं खुले तो पायलट उस लीवर को घुमाता है और लैंडिंग गियर अपने वज़न से ही ग्रेविटेशनल मैकेनिज़्म यानी कि क़ुव्वत शकल के खींचने से ही लैंडिंग गियर ड्रॉप हो जाता है। और ये भी एक तरीक़ाकार होता है लैंडिंग गियर को खोलने का, अगर वो नहीं सही पे काम कर रहा। और इसमें बताया गया है कि फ्री फॉल मैकेनिज़्म फॉर लोडिंग द लैंडिंग गियर्स वाज नॉट यूज्ड, यानी कि वो तरीक़ाकार जिसमें लीवर को घुमाकर लैंडिंग गियर खोले जाते हैं वो इस्तेमाल नहीं किया गया था लैंडिंग गियर खोलते वक्त। फिर बताया गया है कि रैम एयर टर्बाइन वाज सीन डिप्लॉयड। रैम एयर टर्बाइन जब जहाज़ के दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं तो उसकी बेली से एक एयर टर्बाइन निकलती है, वो हवा के फ़्लो से वो मोटर रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है मेन सिस्टम्स को, जो कि जहाज़ को उड़ाने में मदद देते हैं अगर जहाज़ के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो रैम एयर टर्बाइन दिख गई थी, वो डिप्लॉय हुई थी जब जैज़ ने क्रैश किया। तो इसका मतलब है कि दोनों इंजन्स फेल हो चुके थे जब जहाज़ बिल्कुल स्टेल होके और घरों के ऊपर जा गिरा। उसके बाद एक और एविडेंस बताया गया है कि विजिबल फैन ब्लेड्स कंडीशन वर कंसिस्टेंट विद द इंजन बीइंग एट लो रोटेशनल स्पीड। जब एयरक्राफ्ट क्रैश करता है और उसके विंग्स बहुत ही तेज़ी से रोटेट कर रहे होते हैं, तो जब वो क्रैश करता है तो उसके फ़ैन ब्लेड्स बुरी तरह डैमेज होते हैं और सब टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जो ये साबित करता है कि जब जहाज़ ने ज़मीन पर हिट किया, जब वो क्रैश हुआ तो उसका इंजन फुल थ्रस्ट के ऊपर था और जहाज़ के क्रैश करने से उन फ़ैन प्लेट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों इंजन्स बिल्कुल भी थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। लोकेटेड द इंजन लोअर पार्ट शोड मार्क्स ऑफ फ्रिक्शन विद हार्ड सर्विस। बताया गया कि इंजन के निचली तरफ रगड़ के निशानात मौजूद थे, जो इस चीज़ का सबूत है कि एयरक्राफ्ट ने एयरपोर्ट के ऊपर बगैर लैंडिंग गियर के उसने हिट किया और अपने इंजन्स को डैमेज किया। कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें उसका रैकेज
उसकी बाकियात को महफूज किया जा रहा है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़ैन ब्लेड्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, कोई बहुत ज़्यादा डैमेज आपको फ़ैन ब्लेड्स में नहीं दिख रहा। आप लैंडिंग गियर लेफ़्ट और राइट भी देख सकते हैं जो रिकवर किया गया क्रैश साइट से। ये लैंडिंग गियर लग कर घरों के ऊपर लग के बिल्कुल प्लेन से अलग हुआ है, जो इस चीज़ का सबूत है कि जब जहाज़ क्रैश किया तो उसके दोनों लैंडिंग गियर अप्लाई हुए थे, वो ड्रॉप किए गए थे। वो बिल्कुल ठीक लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन पर था। लेफ़्ट साइड पर आपका मेन लैंडिंग गियर है जिसके दोनों तरफ दो टायर्स मौजूद हैं, और राइट साइड के ऊपर नोज़ लैंडिंग गियर है जो जहाज़ की अगली साइड पर मौजूद होता है। ये कुछ और तस्वीर हैं जो रैकेज कलेक्ट किया गया क्रैश साइट से। ये उस रैकेज को किसी जगह के ऊपर एक प्लेन के स्केच के ऊपर रखा गया है कि कौन कौन से पार्ट्स किस किस सेक्शन के हैं जो रिकवर किए गए हैं। ये फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर है जो इन फ़्लाइट सारा डाटा प्लेन का रिकॉर्ड करता है, जिसमें प्लेन की स्पीड, उसकी हाइट, उसका एल्टीट्यूड और सब कुछ वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। इसको जनरली FDR कहा जाता है, जिससे मिलता है फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये CVR है जो इन फ़्लाइट कॉकपिट की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। ये दोनों पार्ट्स बहुत एसेंशियल होते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में, और अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन टीम इनको डिकोड करके सारा डाटा इसमें से एक्सट्रैक्ट करती है। ये दिखाया गया फ्रांस की टीम कैसे उस वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अंदर से चिप्स निकाल के उनको इंस्ट्रूमेंट के साथ डिकोड कर रही हैं। सो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के ऊपर आते हैं। जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ कि जहाज़ बिल्कुल अनइवेंटफुल था और उसमें किसी किस्म का इशू नहीं था जब वो लाहौर से कराची के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक मखली वे पॉइंट आता है। वे पॉइंट जैसा हवा में एक जहाज़ जब मूव करता है तो वो भी डिफरेंट वे पॉइंट्स को टच करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। वो रैंडमली कहीं पर नहीं मूव कर सकता, वो उन वे पॉइंट्स को टच करता हुआ जाता है, और हर वे पॉइंट की एक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी सेट ऑफ स्पीड और हाइट होती है जिसको मैच करके फिर जहाज़ अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। तो एक मकली वे पॉइंट है जो 15 नॉटिकल्स माइल यानी कि 15 मील दूर है कराची एयरपोर्ट से। उसका जिक्र किया गया है इसके अंदर। मेरे पास कुछ तस्वीर भी हैं, कुछ प्लेट्स भी हैं जिनके ऊपर दिखाया गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नवाब शाह वे पॉइंट है। यहाँ से जहाज़ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। उसके बाद ये आगे आके जहाँ पर ये जिक्र किया गया है मखली का, यह वो मखली वे पॉइंट है जिसका जिक्र किया है, जो सिर्फ 15 मील दूर है कराची एयरपोर्ट से। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है कि उस वे पॉइंट के ऊपर आपने कैसे अपने आप को ग्लाइड स्लोप के लिए तैयार करना है, इसका जिक्र मैं आगे जाके करता हूँ। द एयरक्राफ्ट चेंज ओवर टू कराची अप्रोच एंड वाज क्लियर टू डिसेंड फर्दर टू 3000 फीट बाय द टाइम इट रीच मखली। तो मखली वे पॉइंट के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है उसकी हाइट 3000 फीट होनी चाहिए मखली वे पॉइंट पे। आगे एक ग्राफ है जो मैप करता है उस प्लेन की स्पीड को, उसकी हाइट को। तो मोस्टली मैं इसी को रेफरेंस बनाकर आपको समझाऊंगा कि इस प्लेन ने कहाँ गलतियाँ की, इसके पायलट्स ने, और कैसे इसको हादसा पेश आया। जैसा कि ये बताया गया है, लेफ़्ट साइड के ऊपर एक जहाज़ की हाइट है उसकी इन फीट, नीचे उसकी स्पीड है नॉटिकल माइल्स के अंदर जो 150 से 250 ग्राफ पे शो की गई है। उसके बाद ये फ्लैप कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये इस साइड पर डिस्टेंस है उसका कराची एयरपोर्ट से। ये कराची एयरपोर्ट का रनवे है, ये 0 to 5 to 10 to 15। तो जो मखली वे पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 15 माइल्स दूर है कराची से। यहाँ पर
ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिखाया गया है ये उस बदकिस्मत तैयारे की रीडिंग्स हैं, और ये जो रेड कलर की स्लोप दिखाई गई है ये एक्सपेक्टेड ग्लाइड स्लोप है जहाँ पर तैयारे को होना चाहिए। तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि मकली वे पॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंटरसेप्ट करते हुए जहाज़ को ऑलमोस्ट 3000 फीट पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3000 फीट उसकी कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, जबकि वो उस वक्त 9780 फीट 9780 फीट की बुलंदी पर था और 245 नॉटिकल माइल से वो परवाज़ कर रहा था। मैंने आपको जैसे पिछली फ़ोटोज़ में दिखाया कि मकली वे पॉइंट के ऊपर अगर जहाज़ की उतनी एयर स्पीड और उसका एल्टीट्यूड उसकी हाइट उतनी नहीं है तो एक वे पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर जहाज़ अपने आप को बिल्कुल एक यू टर्न आप कह सकते हैं लेता है, और उस यू टर्न के दौरान वो अपनी स्पीड और अपनी हाइट एल्टीट्यूड को वो एडजस्ट करता है ताकि वो जब मकली को क्रॉस करे तो वो डिज़ायर्ड यानी कि 3000 फीट की बुलंदी पर हो, तब जो मकली को क्रॉस कर सकता है। अगर वो उस स्पीड पर और उस एल्टीट्यूड पर नहीं है तो उसको ये ऑर्बिट लेना पड़ता है अपनी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। जैसा कि आगे दिखाया गया है यहाँ पर कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को बताया सर ऑर्बिट इज़ अवेलेबल, कि आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पर आप परवाज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहें और आप इस मकली वे पॉइंट के ऊपर एक पूरा ऑर्बिट लेकर अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड को एडजस्ट करके इसको प्लेन को 3000 फीट के ऊपर ला कर तो फिर आप इसको ग्लाइड स्लोप पर रवाना करके जहाज़ को लैंड कर सकते हैं। लेकिन उसने उसको इग्नोर किया, उसकी उस सजेशन को कि आप यहाँ पर मकली वे पॉइंट के ऊपर ऑर्बिट लें और इसको 3000 फीट के ऊपर अपने प्लेन को एडजस्ट करें। जहाज़ ने अपनी अप्रोच कंटिन्यू रखी और रिपोर्ट में बताया गया है कि 7221 फीट के ऊपर फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि जहाज़ के लैंडिंग गियर डाउन किए गए। तकरीबन 7221 फीट की बुलंदी पर जहाज़ के लैंडिंग गियर पायलट्स की तरफ से डाउन किए गए। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक दफ़ा लैंडिंग गियर डाउन किए गए उसके बाद प्लेन क्रूज़ करता हुआ इंतहाई स्पीड के साथ प्लेन ने अपने आप को डिसेंट करना शुरू किया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट्स को बताया कि आप लेफ़्ट टर्न करके अपने आप को ग्लाइड स्लोप के ऊपर लेकर आएँ, आपकी हाइट और स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप इसकी स्पीड देख सकते हैं प्लेन की, जो कॉन्टीन्यूसली अबव एंड बिलो 250 नॉटिकल माइल्स कॉन्टीन्यूसली वो जा रहा है 250 नॉटिकल माइल्स पे। इस दौरान रिपोर्ट में बताया गया है, जैसे कि मैंने अब जिक्र किया, कि 7221 फीट जो कि जब प्लेन जो है वो तकरीबन 10 मील दूर था रनवे से, तो उसने अपने लैंडिंग गियर डाउन किए। और यहाँ पर ओपन डिसेंट का बताया गया है कि पायलट ने अपने अल्टीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए जहाज़ का ऑटो पायलट ऑफ़ कर दिया और उसके बिल्कुल उसको नोज़ डाइव के ऊपर ले गया, जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है आपको कि पायलट ने ऑटो पायलट ऑफ़ करके उसको ओपन डिसेंट पे यानी कि खुद उसके कंट्रोल्स लेकर उसको बिल्कुल नोज़ डाइव के साथ ले गया और उसको बिल्कुल एक मिसाइल की तरह उसको नीचे की तरफ ला रहा है वो पायलट मैनुअली। और इस दौरान उसने फ्लैप्स 1 सिलेक्ट की है। किसी भी प्लेन को की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, उसको ग्लाइड के ऊपर लाने के लिए उसके फ्लैप्स यूज़ होते हैं, और उस फ्लैप्स की 3-4 कन्फिग्रेशंस हैं कि फ्लैप्स 0 1 2 3 4 पोजीशंस हैं। अगर आप कभी अपनी प्लेन की विंडो साइड कर बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि जब एयरप्लेन डिसेंट कर रहा होता है, जब नीचे की तरफ जा रहा होता है लैंडिंग के लिए, तो आप विंग्स के नीचे से आप उन फ्लैप्स को बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। पहले वो थोड़े होते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होके 4th फ्लैप पोजीशन पर आते हैं, उनको फ्लैप्स कहा जाता है। तो पायलट की फ्लैप्स 1 कन्फिग्रेशन थी और उसकी स्पीड 243 नॉटिकल माइल्स थी, और यहाँ पर उसको
ओवर स्पीड वार्निंग्स रिसीव होना शुरू होंगी और लैंडिंग गियर की वार्निंग भी रिसीव होना शुरू होगी। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जब 10 नॉटिकल माइल्स, जब 10 मील दूर था एयरप्लेन और 7221 फुट की बुलंदी पर था, तो उसके लैंडिंग गियर डाउन किए गए। उसके बाद फिर 1740 फुट के ऊपर उसके लैंडिंग गियर दोबारा ऊपर उठा दिए गए। जब जहाज़ सिर्फ 5 मील की दूरी पर था तो उसके लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिए गए। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजह हो सकती है। वैसे तो रिपोर्ट में क्लियरली वाज़ेह नहीं किया गया कि इस एक्शन यानी कि लैंडिंग गियर उठाने की क्या वजह थी, लेकिन आगे जाके हम एक पॉसिबिलिटी का जिक्र करेंगे कि हो सकता है कि इस वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लैप्स 1 सिलेक्ट किए गए थे 243 नॉटिकल माइल्स पे, तो ये भी इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। एक लैंडिंग गियर फ्लैप की एक लिमिट होती है किस टाइम पर, किस एयर स्पीड के ऊपर आप उनको ओपन कर सकते हैं, तो वो भी मेरे पास मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फ्लैप 1+F 2 3 और फुल फ्लैप्स हैं, और ये उनकी आगे स्पीड दिखाई गई है कि किस नॉटिकल माइल स्पीड के ऊपर आप उन फ्लैप्स को मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं। तो जिधर ये 1 लिखा है यहाँ पर 230 नॉटिकल माइल्स की स्पीड है, जबकि जहाज़ 243 नॉटिकल माइल्स के ऊपर वो सफ़र कर रहा था। और ये फ्लैप्स सिर्फ बाय द बुक्स नहीं है, ये लिखे नहीं गए, ये पायलट्स को एयरप्लेन के ऊपर दिखते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उनकी एयर स्पीड लिमिट क्या है, किस एयर स्पीड लिमिट के ऊपर आप वो फ्लैप्स उतने ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं कि जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तार से अपना एल्टीट्यूड, अपनी हाइट को डिक्रीज़ करता हुआ ऑलमोस्ट 250 से 225 के दरमियान उसकी स्पीड थी, और वो डिसेंट कर रहा था इस स्लोप के अगेंस्ट, जहाँ पर उसको होना चाहिए उसके अगेंस्ट वो इस स्लोप के ऊपर डिसेंट कर रहा था, और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली टिल 5 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 250-260 थी। और यहाँ पर एक और इशू है जिसके बारे में पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मील दूर जब एयरक्राफ्ट था रनवे से, तो उसकी स्पीड ने 250 से 260 को टच किया, और शायद इससे भी ऊपर, और जहाँ पर उसके गियर दोबारा उठा लिए गए। एयरबस की एक लिमिटेशन है कि उसके अब लैंडिंग गियर 260 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा अगर स्पीड है तो उसके लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ सकते, या वो वार्निंग जनरेट करता है, क्योंकि ये स्पीड बहुत ज़्यादा है किसी भी लैंडिंग गियर को डाउन करने के लिए। जिस हवा के दबाव से या एयर प्रेशर से वो लैंडिंग गियर डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से एयरबस A320 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है 260 स्पीड से ज़्यादा अगर आपकी स्पीड है तो लैंडिंग गियर का इशू आता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जहाज़ अपने आल्टीट्यूड को डिक्रीज़ कर रहा है, और उसके बाद उसकी स्पीड 260 को टच करती है, और साथ ही लैंडिंग गियर एक्शन रिकॉर्ड होता है जहाँ के लैंडिंग गियर को दोबारा ऊपर कर दिया जाता है सिर्फ 5 मील दूर एयरपोर्ट से। ये एक्शन जो हादसे की वजह बनी, क्योंकि इसका रिपोर्ट में ज़िक्र इस तरह से नहीं किया गया, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि एयरबस की एक लिमिटेशन है कि 260 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से ज़्यादा अगर स्पीड है तो लैंडिंग गियर डैमेज होने की वजह से लैंडिंग गियर नहीं हो सकते। और इस वक्त मल्टीपल वार्निंग्स पायलट को रिसीव हो रही हैं, जिनमें लैंडिंग गियर नॉट डिप्लॉयड, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी, यानी कि आप ज़मीन से सिर्फ आप जब यहाँ पर देखेंगे आप तो इस जगह पे करके ये तकरीबन 1500 फुट की बुलंदी बनती है जहाज़ की हाइट यहाँ पर, और यहाँ पर जाके जहाँ पर ये येलो सर्कल लगा हुआ है सिर्फ 500 फुट की बुलंदी बनती है एयरप्लेन की। तो ये कॉन्टीन्यूस वार्निंग्स उसको प्लेन को रिसीव हो रही है, जिनमें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। और आगे जाके आप देखेंगे कि जब जहाज़ तकरीबन 3 मील दूर था तो फ्लैप्स 1 से 2 पर गए, ये फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन है, पोजीशन 1 से 2 पर गए, उसके बाद 2 से 3 के ऊपर गए। यहाँ पर एयर स्पीड जो है वो 225 नॉटिकल माइल्स अप्रॉक्सीमेटली,
जब यहाँ पर फ्लैप्स 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन है मैक्सिमम स्पीड वो 185 होनी चाहिए। जब आप फ्लैप पोजीशन को 3 के ऊपर लेके जाते हैं तो 185 से ज़्यादा एयरप्लेन की स्पीड नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर 225 एयर स्पीड थी और इस वक्त पायलट को कॉन्टीन्यूस वार्निंग्स रिसीव हो रही हैं। एक तो ओवर स्पीड की जिसमें फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन 3 पे सेट है और दूसरा लैंडिंग गियर की कि आपका लैंडिंग गियर डिप्लॉयड नहीं है। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि पायलट्स ने उन वार्निंग को कैसे इग्नोर कर दिया या क्या पायलट और को पायलट में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से क्या को पायलट चाह रहा था कि हम जहाज़ को 180 डिग्री टर्न करके अपना स्पीड और एल्टीट्यूड को मेंटेन करें, या पायलट इसके बरक्स था। उनके बारे में क्या आपस में उनके क्या व्यूज़ थे इस लैंडिंग के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो लोग सेम पेज पर नहीं थे। वो लोग क्या सोच रहे होंगे आई कांट से मच, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जब जहाज़ 500 फुट की बुलंदी पर था रनवे से सिर्फ 1 मील दूर, तो जहाज़ की स्पीड उस वक्त 225 थी, 225 नॉटिकल माइल्स या 220 नॉटिकल माइल्स। जहाज़ 500 फुट की बुलंदी पर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 मील दूर अप्रॉक्सीमेटली 120 नॉटिकल माइल्स के ऊपर होना चाहिए, लेकिन उनकी स्पीड दुगनी थी, डबल स्पीड थी जिस वक्त उन्होंने रनवे को टच किया विदाउट लैंडिंग गियर। और आगे जिक्र किया गया है अप्रोच टावर का और एरोड्रोम कंट्रोल टावर का, जो बातचीत करते हैं कंट्रोल टावर एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन के साथ। इस पूरी सिचुएशन के दौरान अप्रोच टावर ही जहाज़ से कम्युनिकेट करता रहा। कंट्रोल टावर यहाँ पर बताया सिंस द अप्रोच टू लैंड वाज कंटिन्यूड कराची अप्रोच इंस्टेड ऑफ चेंजिंग ओवर द एयरक्राफ्ट टू कंट्रोल टावर सॉट टेलीफोनिंग लैंडिंग क्लियरेंस फ्रॉम द एरोड्रोम कंट्रोल। अब देखें कितनी बड़ी गफलत है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कि कंट्रोल टावर के विजुअल होता है, वो देख सकता है प्लेन को, वो उसकी कोई भी एबनॉर्मेलिटी है वो प्लेन को देखता है और उसको कन्वे करता है पायलट को और उसके बाद उसको क्लियर करता है। जबकि इस दौरान जो कम्युनिकेशन है वो कंट्रोल टावर को शिफ्ट ही नहीं की गई और अप्रोच टावर ही कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट करता रहा और लैंडिंग क्लियरेंस के लिए वो फ़ोन कर रहा है कंट्रोल टावर को। जैसे हम बैंक्स में फ़ोन करते हैं और आगे से वो फ़ोन नहीं उठाते और पता नहीं क्या सिलसिला कार उधर चला है, किस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने फ़ोन करके पूछा है उनको कि जहाज़ आ रहा है इसको क्लियर कर दें। उन्होंने फ़ोन करके फिर वापस भी उनको फ़ोन करके बताया जी हाँ जी इसको। फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है, जबकि ये रेडियो कन्वर्सेशन होनी चाहिए और डायरेक्टली कंट्रोल टावर को पायलट से कम्युनिकेट करना चाहिए और अबनॉर्मेलिटी को अपनी विजुअल देखना चाहिए। जहाज़ आपके सामने लैंड हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं कि उसका लैंडिंग गियर ओपन है या नहीं है, कोई अबनॉर्मेलिटी है, कोई उसका विंग डैमेज है या कुछ भी है, तो आप ये आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप पायलट को इस बारे में कन्वे करें, क्योंकि पायलट को अपना पूरा जहाज़ नज़र नहीं आ रहा होता और पायलट काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है फाइनल लैंडिंग के लिए कंट्रोल टावर के ऊपर, ताकि वो उसको विजुअली देख कर और सारा कुछ उसको फिर लैंडिंग के लिए क्लियर करे। और अगर उसको कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, कोई इंजन में उसको फायर नज़र आ रही है या कुछ भी है, तो वो रिपोर्ट करे पायलट को उसी वक्त ही। जबकि ऐसा नहीं हुआ और वो टेलीफोनिक अप्रूवल ले रहा है अप्रोच टावर अपने कंट्रोल टावर से। इसमें बताया गया कि कंट्रोल टावर ने उसकी एबनॉर्मेलिटी को देखा ही नहीं कि उसके लैंडिंग गियर्स डाउन है और ना ही उसको जो है वो कम्युनिकेट किया गया पायलट को और उसको क्लियर कर दिया गया एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए। फिर ये बताया गया कि 500 फुट की हाइट के ऊपर FDR इंडिकेट्स लैंडिंग गियर रिट्रैक्टेड। 500 फुट के ऊपर उसके लैंडिंग गियर बंद थे। फ्लैप्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशन 3 के ऊपर थे और एयर स्पीड 220 नॉट्स थी। जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हैं कि यहाँ पर उसकी 220 नॉट्स उसकी स्पीड थी, जबकि उसकी स्पीड 120 होनी चाहिए। 100 माइल्स जो है वो उसकी ज़्यादा नॉटिकल माइल उसकी स्पीड ज़्यादा थी। और फ्लैप कन्फिग्रेशन भी 185 फ्लैप 3 की कन्फिग्रेशन है अब नॉर्मल, जबकि उसको 220 नॉटिकल माइल्स की स्पीड के ऊपर फ्लैप को 3rd पोजीशन पर खोला गया।
और जिस पे जहाज़ डिसेंट कर रहा था, यानी कि नीचे आ रहा था 2000 फुट पर मिनट की के फ़र्क से, इतनी स्पीड से वो जहाज़ अपना एल्टीट्यूड लूज़ कर रहा था। सच एज ओवर स्पीड लैंडिंग गियर नॉट डाउन एंड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलर्ट वर डिस्कार्डेड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको अलर्ट और वार्निंग्स पायलट को रिसीव हो रही थी, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहा था। ओवर स्पीड की एक वार्निंग थी, स्पीड टू हाई थी, फ्लैप्स उसके थर्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ओपन थे, एक अलर्ट था वो भी उसने इग्नोर किया। फिर लैंडिंग गियर नॉट डाउन, और ज़मीन से आपका फ़ासला बहुत कम है और आपका लैंडिंग गियर डाउन है नहीं है, और ये सारी वार्निंग्स को रिसीव हो रही थी, वो इसको इग्नोर कर रहा था। और ये दिखाया गया है कैसे इंजन ने स्क्रैप किया रनवे के ऊपर, दोनों इंजन्स के ऊपर जहाज़ ने लैंड किया। और ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि प्लेन ने अपने इंजन्स के ऊपर लैंड किया और स्पार्क जनरेट किया। इंजन्स की लोअर पोर्शन के ऊपर आपका शाफ्ट होती है जो आपके ब्लेड्स को घुमाती है, आपके सारे कंट्रोल्स वगैरह नीचे होते हैं, कितना फ्यूल पंप वगैरह सब। तो जब जहाज़ ने इंजन्स के ऊपर लैंड किया और इंजन उसके कम्प्लीटली डैमेज हो गए, तो फिर जहाज़ को दोबारा ऊपर नहीं उठाना चाहिए था पायलट को, फिर जैसा भी था उसको लैंड करवाना चाहिए था। लेकिन जैसे कि हमने ग्राफ्स में देखा है कि बिल्कुल एक सरप्राइज़ था पायलट्स के लिए कि जहाज़ की लैंडिंग गियर ओपन नहीं है और जहाज़ अपने इंजन्स के ऊपर लैंड कर गया। उसी वजह से उन्होंने उसी कन्फ्यूजन के अंदर जहाज़ को दोबारा उन्होंने हवा में उठा लिया। एक और बहुत बड़ी गफलत का जिक्र किया गया है कंट्रोल टावर की तरफ से। उन्होंने बताया कि कंट्रोल टावर ने देखा कि दोनों इंजन्स जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रब कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं सारे इंजन्स विदाउट लैंडिंग गियर, लेकिन फिर भी ये नॉर्मलिटी एयरक्राफ्ट को कन्वे नहीं की गई। और ये सिर्फ कराची अप्रोच टावर को टेलीफोन करके बताया गया कि जी जहाज़ ने अपने इंजन्स के ऊपर लैंड किया है, बजाय कि इसके वो खुद कम्युनिकेट करता और पहले उसको मॉनिटर करता, उसके बाद उसको कन्वे करता। उसने सारी कन्वर्सेशन कंट्रोल टावर से सिर्फ अप्रोच टावर की हो रही है, पायलट्स में इन्वॉल्व ही नहीं है, और वही उसको क्लियर भी कर रहा है लैंडिंग के लिए और वही उसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि वो अपने इंजन्स के ऊपर लैंड कर गए। इससे ये दिखता है कि जो प्लेन था वो विजुअल नहीं था अप्रोच टावर के, वो अप्रोच टावर उसको देख नहीं सकता था, जबकि कंट्रोल टावर उस प्लेन को देख सकता था, वो विजुअल था। जब प्लेन हिट किया रनवे के ऊपर और उसने अपने इंजन्स को स्क्रैप किया रनवे के ऊपर, तो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हुए थे काफ़ी हद तक इंजन। फिर पायलट्स ने उनको ऊपर हवा में उठा लिया। इसी दौरान शायद थोड़ी सी थ्रस्ट प्रोड्यूस की, थोड़ा सा एयरप्लेन को वो दोबारा ऊपर लेकर गए, लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दोनों इंजन्स फेल हो गए। उसके बाद फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ये बाय डिज़ाइन है, क्योंकि वो जो रैम एयर टरबाइन है वो सिर्फ इसेंशियल पार्ट्स को ही जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन होता है, तो उसमें इतनी टरबाइन में इतनी पावर नहीं होती कि वो सारे एयरप्लेन को पावर सप्लाई कर सके, इसलिए वो स्पेसिफिक कंट्रोल्स और इक्विपमेंट्स को ही पावर सप्लाई करती है। और उसके बाद जो डिटेल्स हैं, जहाज़ ने कैसे क्रैश किया, कितनी स्पीड पर था, उसके इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सारा क्रैश साइट के ऊपर से एविडेंसेस से कलेक्ट किया गया, जिनमें बताया गया है कि लैंडिंग गियर उसके डाउन थे क्योंकि वो प्लेन से अलग हो चुके थे, और ये सारा रिकॉर्ड फिर ऑन द क्रैश साइट रिकॉर्ड किया गया। बताया गया है कि द एयरक्राफ्ट वॉज रिपोर्टेडली सर्विसेबल फॉर द सेट फ्लाइट। कोविड-19 की वजह से ये प्लेन कुछ देर खड़ा रहा, अराउंड अबाउट 1 मंथ to 45 डेज़। उसके बाद इस प्लेन ने रेगुलर फ़्लाइट्स 2-3 भी कंडक्ट की, जिनमें कुछ फ़्लाइट्स लाहौर से कराची राउंड ट्रिप्स और कुछ आई थिंक एक फ़्लाइट जो है वो शारजा से भी इस प्लेन ने कंडक्ट की। और ये बताया गया कि एयरक्राफ्ट में कोई ऐसा सच मसला उनको नहीं दिखा और वॉज सर्विसेबल फॉर द सेट फ़्लाइट, यानी कि उस फ्लाइट के लिए वो एयरप्लेन सर्विसेबल था।
तो ये थी ऑलमोस्ट पूरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स। वो जहाज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि रनवे से 1340 मीटर दूर घरों के ऊपर क्रैश कर गया। वो बदकिस्मत तैयारा, शायद वो थोड़ा सा और मूव कर जाता और एयरपोर्ट के सेक्शन में अहाते के अंदर उसका क्रैश होता तो हो सकता है कुछ जानें बच सकती, लेकिन वो बिल्कुल एयरक्राफ्ट स्टेल हो गया, उसके इंजन्स बिल्कुल थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे और वो घरों के ऊपर आकर वो क्रैश कर गया। इसमें किसी पायलट को या किसी एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराना बिल्कुल मैं समझता हूँ ज़्यादती है। गो के रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स की कितनी ज़्यादा गफलत की वजह से इतने ज़्यादा लोगों की जान गई। लेकिन ये मामला सिर्फ पायलट्स का नहीं है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का नहीं है, ये उन इदारों का है जो लोग इनको ट्रेन करते हैं। ऑब्वियसली वो पायलट्स ने ट्रेनिंग की थी, उनके इतने सर्विसिंग आवर्स थे, फ़्लाइट आवर्स उनके इतने ज़्यादा थे। तो ये कैसी ट्रेनिंग है जिनमें पायलट्स को बेसिक नहीं, उनको सिचुएशन के साथ निपटने का उनको तरीक़ाकार नहीं समझाया जाता, कोई सेफ्टी सेमिनार्स नहीं होते मेरे ख्याल में, कोई उनका बिल्कुल आउट ऑफ द प्रोसीजर उनकी पूरी लैंडिंग अप्रोच है। और ये तो वो प्लेन है जो वो क्रैश कर गया, ये तो उसके फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर का डाटा है जो क्रैश कर गया। इससे रोज़ के रोज़ इतने प्लेन्स पाकिस्तान में उड़ते हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी पायलट्स उड़ाते हैं। अब आई डोंट नो वो किस तरीके से, किस कन्फिग्रेशन से, क्या प्रोसीजर्स वो फॉलो करते हैं, क्या सारे प्लेन्स इसी तरीके से उड़ते हैं या सिर्फ ये प्लेन जो बेचारा क्रैश कर गया वही है। मेरा नहीं ख्याल का कोई भी लोग फॉलो करते हैं ये प्रोसीजर्स को। हम लोग समझते हैं हम नंबर 1 हैं, हम दुनिया में पहले नंबर के ऊपर हैं, हमारे पायलट्स पहले नंबर के ऊपर हैं, लेकिन हम दुनिया के और एक्सपर्ट्स के जो बनाए गए रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो हम फॉलो नहीं करते। हम समझते हैं हम नंबर 1 हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही गलती जो है वो इंसान की जान जाने का सबब बनती है, और सिर्फ अपनी नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाने का सबब बनती है। उनकी क्या ट्रेनिंग्स हैं, उनके क्या लाइसेंस वैलिड हैं या नहीं हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। लैंडिंग गियर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने नीचे नहीं किया। ये सिर्फ 2 पायलट्स की गलती नहीं है, जो लोग उनको ट्रेन करते हैं, जो इनका पूरा प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का, ये उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस रेज करता है। ऐसे कैसे एक वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ एविएशन हिस्ट्री, बहुत बड़ा सान्या है जिसमें पायलट को लैंडिंग गियर नीचे करना याद नहीं रहा, या वो कर नहीं सका, या उसको पता ही नहीं था। बहुत बड़ा सान्या है, बहुत एक शॉकिंग जो है वो एविएशन एक्सीडेंट है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और सारे इदारों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इस तरह के जो हादसा आते हैं उनसे फ्यूचर के लिए बचने के लिए। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।